नमस्कार। आप सभी का जो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग बंगाल की राजनीति पर बात कर रहे थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग हटकर बंगाल से ही एक और मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर अभी तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं। वो है मुख्तार अंसारी, यूपी का वो माफिया डॉन जिसकी ज़िंदगी को अगर आप देखना चाहेंगे तो वो अक्सर फिल्मों में नज़र आएगी। इस तरह से जैसे मिर्ज़ापुर आपको दिखाई देती है, जो अभी एक वेब सीरीज़ थी जिसमें गालियों के अलावा बहुत कुछ तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन उन सब में जो ग्लैमराइज़ किया गया उस माफिया डॉन की कहानी, तो वो वहाँ थोड़ी मिलेगी। या फिर माफिया डॉन्स को लेकर बनी हुई फिल्मों में आप देखेंगे, यानी जो फिल्मकार हैं उनके लिए वो किस्से उनको माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी से मिल सकते हैं और मिलते रहे हैं। लेकिन आज आप लगेगा कि भाई मैं मुख्तार अंसारी पर बात क्यों कर रहा हूँ। मैं मुख्तार अंसारी के सिर्फ एक केस पर बात करना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी जो यूपी का माफिया डॉन है, और अगर हम उसी के सहारे यूपी बिहार या आसपास के उन राज्यों में जहाँ माफिया डॉन नेताओं में बदले, यानी उन्होंने खादी पहनी और उसके बाद कानून बनाने की स्थिति में वो चले गए, आज यूपी में क्या स्थिति है और हम लोगों ने जब ये कवर किया था उस वक्त क्या स्थिति थी। मैं इसीलिए तमाम लोग जो मुझसे, चूँकि मैंने अभी ये आप लोगों से बातचीत शुरू की है, तो बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी जो पत्रकारिता का जीवन है उसको शुरू किया था। तो उसमें क्राइम रिपोर्टिंग ही मेरा पहला हिस्सा था, जो मेरी 2-2.5 दशक के बीच की जो पत्रकारिता है उसका एक हिस्सा रहा। मैं आज मुख्तार अंसारी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुख्तार अंसारी, जिस तरह से मुख्तार अंसारी को जाने से बचाने के लिए, यानी यूपी उत्तर प्रदेश की जेल में जाने से बचाने के लिए एक राज्य की पूरी सरकार लग गई थी, उस तरह की चीज़ें शायद ही आपने कभी किसी माफिया डॉन के लिए देखी हों। इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैं जिस किस्से की बात करूंगा उस किस्से में मैं शामिल था, इसीलिए उस किस्से से शुरू करता हूं, फिर उस पर बातचीत करेंगे हम बाकी तमाम लोगों पर। कि जब यहाँ से मैं जाऊँगा तो शायद बंगाल के चुनाव के फैसले के बाद जब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो बाकी तमाम चीज़ों पर जब बातें करेंगे तो उसमें क्राइम की वो स्टोरीज़ भी होंगी जिनको मैंने देखा, जिनको मैंने कवर किया, या जिन तक वो जो आज भी अगर वो लोगों के साथ पहुंचती हैं तो उनको लोगों को आश्चर्य हो सकता है, और वो जानेंगे कि किस तरह से यहाँ क्राइम को किस तरह से बुना जाता है और वो उसका सामाजिक पृष्ठभूमि क्या होती है। लेकिन बात मुख्तार अंसारी की है। मुख्तार अंसारी इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पात्र है, लेकिन कहानी की शुरुआत होती है 24-25 जनवरी की सुबह 2004 को। मैं पीलीभीत में एक स्टोरी कवर करने गया था, जुर्म की एक स्टोरी थी। जुर्म में एक स्टोरी में किस तरह से पुलिस वालों ने एक रेप केस को अंजाम दिया था, तो उसमें कुछ लोगों पर आरोप था, उस पर वो परिवार किस तरह से परेशान था, उन सब की एक स्टोरी करने के लिए मैं पीलीभीत के एक छोटे से होटल में सोया हुआ था कि अचानक सुबह 4:30-5 बजे के करीब की बात है, थोड़ा सा और टाइम ऊपर नीचे होगा, तो मेरे पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर कहा गया कि बड़ी खबर है। तो चूँकि उस वक्त क्राइम कवर करने में बड़ी खबर का मतलब होता था कि कोई एक ऐसा आदमी कैच किया गया जिस पर सबकी निगाहें टिकी हो। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि एक केस रजिस्टर्ड किया गया जिसमें कि एक सेना का भगोड़ा जो एक LMG लेकर, लाइट मशीन गन लेकर सेना से भागा हुआ है, उसको बेचने की कोशिश कर रहा था, और उस बेचने की कोशिश में वो यूपी STF के हत्थे चढ़ गया। और यूपी STF उस समय मतलब ATS की तरफ भी काम कर रही थी, यानी टेररिज्म के अगेंस्ट भी काम कर रही थी, और माफियाओं के खिलाफ भी उसका काम, काफ़ी फोर्स उस वक्त एक्टिव फोर्स दिख रही थी कि जिनके पास वो काफ़ी, उनके पास एक अच्छा टीम और नेटवर्क था। लिहाजा जब मैंने पूछा कि लेकिन वो LMG क्यों खरीदना चाह रहा था, क्योंकि लाइट मशीन गन को खरीदना, और ख़ास तौर से गैंग वार्स में, क्योंकि AK-47 AK सिम्स या मशीन गन, छोटी छोटी चीज़ों का, हथियारों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। AK का भी कभी कभी इस्तेमाल होता था, जो हम लोगों ने बाद में देखा, इस घटना के बाद में फिर हम लोगों ने AK का इस्तेमाल होते हुए भी देखा, और उसमें भी मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा रोल था। तो उस समय, चूँकि उत्तर प्रदेश की उस समय जो, अगर आप राजनीति गौर करते हैं या उस समय के हालात गौर करते हैं, जो 90 के दशक के बाद से ही शुरू हुए थे, हालांकि 90 के दशक में भी हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी लेने वाले एक माफिया डॉन को भी हम देख चुके थे, जिसको मारा गया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त
इस तरह का एक दौर सा चल रहा था जब राजनीति में माफिया जो है डॉन जो हैं, या वो लोग जो बाहुबली थे, जिनको बाहुबली कहा गया है। बाहुबली एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही पॉजिटिव टर्म्स में था, लेकिन उस शब्द का क्या इस्तेमाल हुआ क्योंकि पत्रकारिता की एक ऐसी पीढ़ी पैदा हुई जिसने माफिया डॉन्स को हीरो बनाकर पेश करना शुरू किया। उसमें उनके भी उद्देश्य पूरे हो रहे थे। उसमें दो तरह के उद्देश्य थे। एक तो माफिया डॉन के पास आपकी सीधी रिश्तेदारी हो गई, क्योंकि आप सीधा उसको भाई भैया और बताने लगे कि हमने देखिए आपके लिए क्या बड़ी स्टोरी लिखी, आपको किस तरह रॉबिन हुड बताया। और दूसरा, आपके जो भी चैनल या अखबार है उसके लिए आपने एक बहुत बड़ी स्टोरी का पीस दे दिया, वहाँ भी आपने एक बड़े काम कर लिया। यानी दो तरफा फ़ायदे के लिए उस वक्त माफिया डॉन्स को ये सब नए नए रूप देने का एक प्रकार चल रहा था। उसी में बाहुबली शब्द भी ईजाद किया गया, जो पुराने हम लोगों के मिथकों में उसके साथ जुड़ा था, जिसके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी का। तो वो फ़ोन आता है, उसमें कहा जाता है कि LMG खरीदी जा रही थी। पहला मेरा सवाल था कि आखिर LMG कौन खरीद रहा था। पता चला कि LMG मुख्तार अंसारी को बेची जा रही थी। ये जैसे ही मैंने सुना तो मैंने फ़ोन करने वाले को कहा कि इस बात का क्या सबूत है कि आपके पास है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उसके टिप्स हैं, यानी बातचीत रिकॉर्ड की गई है। और चूंकि ये बात इस तरह से आई थी कि उस पर मैं शक नहीं कर सकता था। हम लोग ये जानते थे कि किस सोर्स की कितनी वैल्यू होती है, और इसीलिए मैंने एक बार फिर वापस कहा कि ये केस किसने सॉल्व किया। तो पता चला कि डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह जो STF में थे, और मैं चूँकि उसको जानता था, उस वक्त डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह के साथ एक खबर कवर करते हुए मेरी मुलाकात हुई थी। चूँकि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, जो कि इस पूरे मुख्तार अंसारी के बिल्कुल सामने, मतलब एकदम आमने सामने की जंग में दो बड़े माफिया डॉन यूपी के, एक ब्रजेश सिंह और दूसरे मुख्तार अंसारी का गैंग। और ये पूर्वांचल का वो गैंग था जिनमें पूर्वांचल में पत्ता भी नहीं हिलता। जितने अभय सिंह, धनंजय सिंह, अजय सिंह या जितने भी बाकी माफिया डॉन थे, वो कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट होते थे। और इनका रिश्ता भी पुराने माफिया जो थे उन सब के साथ रिश्ता जुड़ता था। बल्कि ये सीरीज अगर आप अतीक अहमद से लेकर इधर तक चले जाइए, सिवान तक, शहाबुद्दीन तक, तो ये पूरी सीरीज पूरी होती है जो माफिया डॉन्स की उस समय यहाँ थी। अब ये जानने के बाद कि ये डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने किया है, तो मैंने उनसे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोगों ने ये एक बड़ा कैच किया है और ये LMG खरीदी जा रही थी। तब अगला सवाल था कि आखिर LMG किस लिए खरीदी जा रही थी। तो जानकारी उससे पहले भी हम लोगों को हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग एक खबर कर चुके थे जब इसके पर फायरिंग की गई थी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर फायरिंग की गई थी उसके काफिले पर। तो उस वक्त के बाद से हमको ये पता चला था कि उसका कहीं ना कहीं बदला लिया जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा। और इसी समय ये पता चला था कि सारे माफिया डॉन्स अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने लगे हैं, यानी ब्रजेश सिंह के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। ये बात हम लोगों को उस समय तक पता चल चुकी थी। और बाद में इस केस के बाद इस तरह की चीज़ें भी सामने आई थी कि लगभग 8 गाड़ियां जो टाटा सुमो जिनमें मुख्य थी, जिनको बुलेट प्रूफ कराया गया था पंजाब के पास से, और उससे उनको बुलेट प्रूफ कराया गया था और उन गाड़ियों में डॉन चल रहे थे। ये एक बड़ा आश्चर्य की बात हो सकती है उन लोगों के लिए जिन लोगों का कभी साबका या वास्ता इस तरह के लोगों से नहीं पड़ा है, कि जो माफिया में इस तरह के बड़े माफिया बने और उन्होंने सिर्फ उनको फिल्मों से देखा, लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी रिपोर्टिंग में इनको बहुत करीब से देखा, इनकी तमाम आदतें देखी। तो वो मैं वापस उस खबर पर जाता हूं कि ये हुआ कि एक LMG मुख्तार अंसारी खरीदना चाहता था, क्योंकि वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्रजेश सिंह के गैंग में ब्रजेश सिंह को नष्ट करने के लिए। या जो कृष्णानंद राय, एक बहुत तेज़ी से लिया गया नाम और अचानक तेज़ी से उभरा हुआ एक नाम था, जिसको कि पूरे पूर्वांचल में एक नया चेहरे के तौर पर, हालांकि ब्रजेश सिंह के साथ रिश्ता रखने की बातचीत थी, और उसके बाद उसकी पहचान को इसी तरह देखा गया कि बहुत बड़ा डॉन को एक कृष्णानंद राय के साथ रिश्ता हुआ। और कृष्णानंद राय गाजीपुर में, मऊ में उसको पूरी चुनौती दे रहे थे। अगर हम इसकी बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, मुख्तार अंसारी उस पूरे ठेका नेटवर्क से भी बड़ी चीज़ थी कि मुख्तार अंसारी आखिर है कौन, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मुख्तार अंसारी का मैं परिचय दूंगा और तमाम लोग, आप मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उसको सुन चुके होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इस घटना की डिटेल में जाता हूं कि जिसमें ये लगा कि बाबूराम यादव, एक भगोड़ा जो फौजी था, वो वहाँ से एक अपने किसी सहयोगी के जो उसको अलॉट हुई थी LMG, उसको लेकर भागा था। जब उसने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से, जो कि मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा हुआ था, उसको बताया, तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि वो पूरी डील 1 करोड़ रुपए की थी, यानी 1 करोड़ रुपया चुकाने को तैयार था मुख्तार अंसारी। और उसकी बातचीत है, वो टेप है, वो अभी आप सुन भी रहे होंगे अलग अलग चैनलों पर, अगर आपने सुना भी होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी 1 करोड़ रुपया 2004 में देना चाहता था। अगर उनको अब आज की
तारीख में देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो लगभग 10 करोड़ से कम तो नहीं होंगे। उस समय के पैसे की वैल्यू को देखते हुए लगभग इतनी बड़ी वैल्यू वो कीमत चुकाना चाहता था, और उसके लिए एक ही उद्देश्य, यानी उस समय भी इतनी ताकत इन गिरोहों के पास थी, इन डॉन के पास थी कि वो 1 करोड़ रुपया बड़े ईजिली दे सकते थे। अब उसमें दिक्कत ये हुई कि एसटीएफ उस समय लगी हुई थी, इन सब के पास फ़ोन सर्विलांस पे थे। किसी तरह से उसका फ़ोन एक सर्विलांस पर आया और उसमें ये टेप शुरू हुई जिसमें ये बातचीत की गई थी। अब मेरी बातचीत शैलेंद्र सिंह से हुई कि ये खबर तो आप बड़ी कर रहे हो, लेकिन इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी में, उस वक्त की पार्टी में मुख्तार अंसारी की इस तरह से चलती थी जैसे आपने किसी हिंदी फिल्म में देखा होगा कि डॉन किस तरह से बिहेव करते हैं, नेताओं को किस तरह देखते हैं। तो उस वक्त मुख्तार अंसारी की यही हैसियत थी। तो हमने कहा कि शायद आपको परेशानी होगी, खबर चलाते वक्त रिपोर्टर बहुत सारी बातें करता है, तो उसी में से ये बातचीत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ईमानदारी से काम करने वाला अफसर हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, और मुझे ऊपर से पूरे निर्देश हैं कि आपको एक अच्छा सा काम करना है और आपको किसी से दबना नहीं है, लिहाजा मैंने ये कर दिया। उससे पहले ब्रजेश सिंह के करीबी त्रिभुवन सिंह के शायद भतीजे को वो दौड़ा के एक एनकाउंटर भी कर चुके थे काफ़ी झगड़े के बीच में, तो इसलिए उसकी छवि भी काफ़ी दिलेर ऑफिसर्स की थी और यंग ऑफिसर्स जिसको अभी बहुत आगे जाना था, ये इस तरह का ऑफिसर्स था। तो हम लोगों ने कहा कि शायद आपको परेशानी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी आपकी खबर की पुष्टि कर रहा हूँ। हम लोगों ने वो खबर चलाई, ब्रेकिंग के तौर पर बड़ी खबर चली, LMG खरीदने के लिए बात हुई, ये खबर मैंने मेरे चैनल पर ब्रेक की थी। उसके बाद तमाम चैनलों की खबरें चलनी शुरू हुई। उसके बाद अब ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है और इस बढ़े हुए घटनाक्रम में शैलेंद्र सिंह को DGP ऑफिस में बुलाया जाता है और उसमें DGP उनको बोलते हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इतना प्रेशर हुआ कि पूरी तरह से, चूँकि जो युवा अफसर जिसने अच्छे काम किए होते हैं और जिसकी बड़ी पकड़ होती है अपने इलाके में, उसके थोड़ा सा कड़क भी होता है, तो उसने जवाब दिया और उसके बाद उस पर इस तरह का प्रेशर बनाया गया कि आखिर वो इस्तीफ़ा देकर निकले। उनका फ़ोन मुझे फिर वापस आया कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस तरह की मैं नौकरी नहीं कर सकता जहां सरकार इस तरह से माफिया, डॉन या गुंडे चला सकते हो या उनका इतना बड़ा से हो कि एक पुलिस अधिकारी पर प्रेशर हो जाए और जो राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी वो उस पर दबाव बनाए, तो मैं इस तरह की नौकरी नहीं कर सकता हूं। मैंने उस वक्त समझाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोगों को ये उस समय का दौर है पत्रकारिता का, जब पत्रकारिता अच्छे पुलिस अफसर्स को प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्ट से हमारा कोई मतलब प्रोटेक्शन देने से नहीं होता, उनको थोड़ा एक दोस्ती में समझाया जा सकता है कि आप काम कीजिए। ये तो आते हैं और जाते हैं, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन शैलेंद्र सिंह एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर उस समय थे और जो सपने देखता हो इस तरह का ऑफिसर्स था। मुझे लगता है कि उस समय उन्होंने नहीं सुनी, बातचीत हुई और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो इस्तीफ़ा वापस लेने की कोशिश भी करते तो शायद नहीं होता उस वक्त तक, चूँकि सरकार पर पूरा प्रेशर था। पूरी सरकार उस समय उनके साथ खड़ी हुई थी और पूरी सरकार में जिस तरह का माहौल वहाँ चल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें इस तरह के माफिया डॉन्स का काफ़ी बड़ा रोल होता था। ये अलग बात है, बाद में अखिलेश ने उनको नहीं लिया। अखिलेश यादव जब आए तो उन्होंने उसको टिकट भी नहीं दिया था, हालांकि बहुत कोशिश की गई थी इस मुख्तार अंसारी गैंग की तरफ से मुख्तार अंसारी को टिकट दिलाने के लिए, और लेकिन वो घटना के बाद उनको इस्तीफ़ा हुआ। लेकिन तभी एक और बड़ा घटनाक्रम हो गया। दिल्ली में एक वकील, युवा वकील जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, रोहित पांडे, चूँकि सब पत्रकारों ने बातचीत की थी, तमाम लोग, सबके बड़ी चर्चा थी उस समय तक कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से यूपी में एक अधिकारी को काम नहीं करने दिया जा रहा, और दिल्ली में यूपी के पत्रकारों की एक तादाद भी काफ़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते थे। तो उस पर उस वकील, युवा वकील ने कुछ पत्रकारों से मदद मांगी कि क्या कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, यानी टेप कोई मिल सकता हो, जो ऑडियो टेप हो या FIR मिल जाए तो उसके आधार पर। लेकिन ये कहा गया, जब शैलेंद्र सिंह से कुछ लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब मिल जाएगा। उनके साथियों ने उनको पूरा भरोसा दिलाया कि वो ऑडियो टेप भी दे देंगे, क्योंकि ये एक युवा अफसर के साथ हुआ वो अन्याय है। और जो क्राइम में माफियाओं के सामने झुकती हुई सरकार, प्रशासन और तमाम चीज़ें, कानून, ऐसे में उसके खिलाफ जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर एक क्षोभ होता है। लेकिन मुझे लगता था कि ये संभव नहीं है। मैंने भी बातचीत की कि क्या मिल सकता है, उनको कुछ लोगों को चाहिएगा, तो उन्होंने कहा कि यार वो तमाम लोग दे देंगे। हालांकि मेरा अनुभव ये कहता था कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में जो इतने लंबे समय से देखा है कि ये जब तक आप सत्ता में होते हैं तो ये आपको कानून मानते हैं, आपकी बातों को कानून मानते हैं। ज़्यादातर अफसर इसी तरह के मिलते हैं, इसीलिए जो बहुत कम अफसर अपनी रीढ़ के मिलते हैं, हम लोग उनको बहुत ही तरजीह देते थे उस वक्त, और तमाम लोग उनको बड़ा ऑफिसर्स मानते थे। लिहाजा जब कुछ पत्रकारों ने कोशिश की तो उनको यही आश्वासन दिया गया उनके शैलेंद्र सिंह के साथियों ने कि उनको सही समय पर वो मुहैया करा दी जाएगी ऑडियो टेप। और वो खैर PIL फाइल हो गई, रोहित पांडे ने PIL फाइल कर दी। हम चूँकि केस को फॉलो कर रहे थे तो मेरा उससे भी राब्ता होता था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई पर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने क्या क्या दिया,
इस केस में क्या दिया, उनके पास अखबारों की कुछ कटिंग थी, कुछ ऐसी जो टीवी चैनल्स थे उनकी क्लिपिंग्स थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ना एफआईआर की कॉपी उस समय थी, शायद एफआईआर की कॉपी अटैच थी, लेकिन वो ऑडियो नहीं थी जिसकी क्लिप की बातचीत की जा रही थी, और इसके अलावा सबूत नहीं थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है और आपने सिर्फ अखबारी कटिंग के आधार पर ये सब फाइल कर दिया है, और ये उन्होंने 1000 रुपया कोस्ट किया, लेकिन बाद में उस युवा वकील को देखते हुए उन्होंने वो कोस्ट माफ़ कर दी। लेकिन ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई। इसी बीच में शैलेंद्र सिंह, वहाँ जब लखनऊ में पता चलता है, मैं एक बार मिलने जाता हूँ तो मैंने पूछा, तो वो शैलेंद्र सिंह उस समय चुनाव लड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं वो चुनाव लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ अब वो है। तो उसके बाद मैंने हंसते हुए कहा कि जनता जो है उस समय, जो आज ये इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो लोगों के, जो उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है अब, तो ये एक नया मीडियम है। ये इसको आप 2004 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उस वक्त अपनी बात कहने के लिए आपको या तो टीवी चैनल्स पर आश्रित रहना पड़ता था या अखबार पर। अखबार के एडिटर्स और टीवी चैनल्स के एडिटर्स या रिपोर्टर्स की मर्जी पर था कि वो आपकी बात को कितना सुनते हैं और उसको कितना और किस तरह दिखाते हैं। तो वो दौर एक अलग दौर था। तो लिहाजा हमने उनको कहा कि आपकी बातचीत शायद इतनी बड़ी ना हो कि आपको लोग जान जाएँ और आप इंडिपेंडेंट कोई पार्टी आपको चुनाव में टिकट देने की बात करें। लेकिन वो अड़े हुए थे। शैलेंद्र सिंह, लखनऊ में मेरी बातचीत हुई, उनको हम लोग कभी इस पर चैनल पर भी उनको लाएंगे, क्योंकि मुझे अभी ये मालूम नहीं कि हम कैसे इसको 2 लोग इंटरव्यू कर सकते हैं और या इसको कैसे लाइव किया जाता है। मैं एक नॉर्मल तरीके से सीधे तौर पर आपसे रोज़ अभी बात ही कर रहा हूँ, जो कि अभी बातचीत शुरू की गई है, तो इसीलिए हम लोग इस पर आगे की तरफ बातचीत करेंगे। शैलेंद्र सिंह शायद मेरे साथ रहेंगे। तो शैलेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं, मैं युवा शक्ति के सहारे चुनाव लड़ूंगा। तो मुझे याद है मैंने उनसे कहा कि इस देश में इस तरह के नायकों को पब्लिक ताली बजाने में यकीन रखती है, उनके लिए ताली बजा सकती है, उनको बड़ा अच्छा कह सकती है, लेकिन वोट नहीं देती। वोट देने के लिए उनको जातिगत समीकरण चाहिए, उनको धार्मिक बंटवारे में भी हो सकता है, और या फिर क्षेत्रवाद, या तमाम चीज़ें जो हम लोगों की राजनीति में हैं, वो सब वहाँ उस समय मैंने कहा कि उन पर। और मैंने उनको उदाहरण दिए कि किस तरह टी.एन. शेषन थे साहब थे, जिन्होंने इतना बड़ा चेंजेस किया। हालांकि वो एक ज़माने में बहुत करीबी राजीव गांधी सरकार के हुआ करते थे, लेकिन जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने इस देश को ये बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कोई पोस्ट होती है और किस तरह से इस देश में निष्पक्ष चुनाव, और ख़ास तौर से उस वक्त जबकि मुझे पता नहीं कितने लोगों को आप में से याद होगा कि जब यूपी बिहार में चुनाव उस समय हुआ करते थे, बहुत सारे घरों के चिराग बुझ जाया करते थे। इस तरह की फ़ोटो अखबारों के फ्रंट पेज पर होती थी, जिसमें एक महिला अपने पति का शव हाथ में लिए हुए और उसके सामने बिखरे हुए बैलेट हुआ करते थे। तो उस चीज़ को बदलने वाले, यानी युगांतरकारी परिवर्तन करने वाले और वापस जनतंत्र में यकीन पैदा करने वाले टी.एन. शेषन जब चुनाव लड़ते हैं तो वो बुरी तरह हारते हैं। और इसी तरह से फिर खैरनार का आप लोगों को मुंबई में याद होगा किस तरह से खैरनार एक गरीब परिवार से बेहद ईमानदार ऑफिसर्स, और जब वो राजनीति में आते तो उनका क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उस समय के उदाहरण मुझे याद थे जो मैंने उनको दिए। लेकिन शैलेंद्र सिंह एक युवा उत्साही अफसर, और उसने कहा कि नहीं, मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा और जनता की मदद से जीतूंगा। तो मुझे याद है मैंने उनको दुष्यंत की एक गज़लों की एक किताब दी और मैंने कहा कि ये आप पढ़ के सुनाइए, जनता इन पर ताली बजाएगी, आपकी भीड़ पर वोट तो नहीं देगी, जनता आपकी ताली बजाएगी। मुझे याद है कि उनको शायद 30,000 के करीब वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, और ज़मानत तो जब्त हो ही गई थी। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों का राब्ता कभी कभी होता रहा। अब उस मुख्तार अंसारी के पास जाते हैं जिसने एक ऐसे ऑफिसर्स का कैरियर ख़त्म करा दिया जो बहुत आगे की तरफ जा सकता था, जिसके मतलब उसकी डेयरिंग, जो जितना डेयरिंग वो था उसकी सब तारीफ़ करते थे, डिपार्टमेंट में सब तारीफ़ करते थे। और चूँकि मैं उस केस में शामिल था कि मुझे उसका, मैंने शुरुआत से और उसको आखिर तक फॉलो किया था। उनका अभी इस सरकार में वापस लिया गया केस है। अब वापस आते हैं मुख्तार अंसारी पर, बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति के उस क्षरण का प्रतीक है जिसमें राजनीति के प्रति लोगों का अविश्वासपन का, जिस तरह से आपके यहाँ जो अदालती सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो सिस्टम किस तरह से सड़ गया हुआ सिस्टम था, जिसमें से लोग सालों तक अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, अदालत की देहरी पर माथा रगड़ते हैं, वो आते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई उनकी बात सुन लेगा, लेकिन कभी कभी उनको अपनी तारीखों से निजात मिलती हो, कभी कभी ज़िंदगी से निजात मिल जाती है। और यूपी में इस तरह के बहुत सारे केस आज भी हैं जो 30 साल पुराने हैं, जो चार्जशीट है। अगर हम 1980-88 में जो पहला केस रजिस्टर्ड होता है, जब पहली बार नाम आता है मुख्तार अंसारी का, अगर हम उसी वक्त के केसों को देख लें कि उनमें चार्जशीट फाइल हो गई होती एक के बाद एक, तो शायद ये इतना बड़ा वो न बनता कि इतना बड़ा डॉन होता है, उसके बाद वो चुनाव लड़कर सत्ता में बैठकर वो सब फैसले कर सकता जो उसके खिलाफ
किसी भी कार्रवाई का मुंह रोक सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई आदमी अगर सांसद बनता है या विधायक बनता है उसके बाद वो अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को या उसको नहीं रोकेगा? या आपको लगता है कि वो इतना संत हो जाएगा कि वो इस तरह की करने दो जो करना चाहते हैं और मैं ईमानदारी से फेस करूंगा, इस तरह का लगेगा? तो ये जो रॉबिन हुड की छवि पैदा की जाती थी, जो वो सिर्फ राजनीति में अग्रता हासिल करने के लिए की जाती थी, उसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो अगर चार्जशीट फाइल हो, या ये कैसे डॉन बनते हैं, ये कैसे रॉबिन हुड बनते हैं। मुख्तार अंसारी का केस इसलिए भी यूनिक है, आज वो जब लाया जा रहा है तो उसको आप व्हील चेयर पर, आपने पिछले कुछ समय से उसकी फ़ोटो देखी होंगी, ये उन फोटो के अगेंस्ट है जो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। यानी अगर आप उसको सिर्फ टाइप करेंगे या देखेंगे तो उस तमाम चीज़ों का किस तरह से लार्जर दैन लाइफ की इमेज क्रिएट की गई मीडिया में, और ये लोग बहुत दुर्दांत और तमाम जिनके लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आपको जब भी आप मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ पुरानी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं जिसमें वो अगर अपराधी नहीं होता तो क्या बनता मुख्तार, तो उसमें आपको लिखा दिखेगा कि मुख्तार देश का क्रिकेटर बनता, बहुत फास्ट गेंदबाज बनता, देश का बहुत बड़ा शूटर बनता, अपनी लंबाई की वजह से चर्चा में रहने वाला बहुत लंबा चौड़ा बैट्समैन और बहुत ही शानदार क्रिकेटर। इस तरह की कहानियाँ लिखने वाले बहुत सारे मिलेंगे और उस समय मिलेगा आपको। इस सब के बीच में अगर किसी की आवाज़ दबती होती है, वो गरीब आदमी, वो होता है वो आदमी जो उनके अत्याचारों से पीड़ित होता है, वो कहीं आपको नहीं दिखेगा। उन स्टोरीज़ में कभी कभी एक क्लर देने के लिए, एक फ्लेयर देने के लिए उन सब का जिक्र होता है, नहीं तो आप उन कहानियों में माफिया, बाहुबली और डॉन, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल बहुत सारा देखेंगे। अब हम मुख्तार अंसारी के उसकी बात करते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी इतनी ताकत तक पहुंचा कैसे। मुख्तार अंसारी ने 1985 से इस परिवार के पास 1920 से, यानी मुख्तार अंसारी के जो बाबा थे उनका नाम भी मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी या मुख्तार अहमद अंसारी इसी तरह से नाम था, शायद अपने बाबा के नाम पर उनको रखा गया था उनका नाम। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उनके नाना को आर्मी में वीरता दिखाने के लिए एक बड़ा मेडल मिला। उसके बाद ऐसे परिवार से, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल था, इसके अलावा जो परिवार सेना में, फौज में अपना शौर्य दिखाने के लिए मशहूर था, उस परिवार से मुख्तार अंसारी का जन्म होता है। और मुख्तार अंसारी जब अपने कॉलेज में, मुख्तार का बड़े भाई जो अफजाल अंसारी देश के सांसद हैं, वो 4 बार विधायक सी पार्टी से रहे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी से रहे, लेफ्टिस्ट, और उन्होंने अपना करियर इसी तरह शुरू किया था कि वो लेफ्टिस्ट पार्टी से, क्योंकि मुख्तार के पिता कांग्रेस में नहीं, बहुत कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी बड़ी पहचान हो चुकी थी। लेकिन इस परिवार का दबदबा उसी इलाके में था। आखिर ये लोग पॉलिटिकल ताकत कैसे हासिल की, उसी तरह से ये पॉलिटिकल ताकत हासिल की एक बड़े परिवार से, जिसने आज़ादी की लड़ाई, यानी इस देश की जो एक स्वाधीनता की भोर थी उसको लाने में, उन किरणों को लाने में एक बड़ी लड़ाई लड़ी, उसमें शामिल रहे। उनके रोल को लेकर बहुत सारे लोग देख सकते हैं जाकर इतिहास की किताबों में, तो वो उसमें शामिल थे। लिहाजा इस परिवार को एक इज्जत वहाँ मौजूद थी, इनके लिए पहले से एक ग्राउंड मौजूद था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मुख्तार अंसारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगा, उसके बाद ठेकेदारी में और उस तमाम चीज़ों में, क्योंकि 80 के दशक में, 70 के उत्तरार्ध और 80 के दशक की शुरुआत में यूपी में जिस तरह ठेकेदारी सिस्टम में धीरे धीरे अपने लोगों को घुसाना शुरू किया था राजनेताओं ने, और फिर उसके लिए उन्होंने मसल्समैन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और बाद में ये मसलमैन ये समझ गए थे कि हम ही असली हैं, हमारे दम पर वो नेता ये हासिल करते हैं, वो धीरे धीरे खुद इसमें घुस गए। तो उसी तरह से मुख्तार अंसारी का 1985 के बाद का एक दशक है, उनका परिवार का पूरा कब्जा है, पूरा पॉलिटिकल क्लाउट है। और चूंकि जब भी आप किसी माफिया डॉन को बड़ा होते देखेंगे, उसके पास या तो जातिगत समर्थन होगा, उसके पास या धर्म का समर्थन होगा, या एक क्षेत्र का समर्थन होगा। इस तरह की जो छोटा सा वो क्लाउड होता है, उसी को बड़ा करके, और उसको बड़ा करने में उसका एक सिस्टम बाकायदा कामयाब होता है, जो आपको ये बताता है कि वो रॉबिन हुड है, वो गरीबों की मदद करते हैं। जैसे उस वक्त बिजली की एक समस्या को कहा जाता है कि बहुत तरीके से मुख्तार अंसारी ने हल किया, उस समय बिजली बहुत जाती थी। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी सुनने को मिलेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्लैमराइजेशन है और उसको ग्लैमर देने का एक वो होता है, उससे उसको बहुत फ़ायदा है माफिया को। आपको फ़ायदा है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जनता को निरंतर नुकसान है और माफिया और उस डॉन को लगातार फ़ायदा होता है जब आप इस तरह की इमेज खड़ी करते हैं। मुख्तार अंसारी इसके बाद जब 1985 के बाद लगातार
लगातार उनके परिवार का दबदबा बढ़ता रहा, 10 से 12% मुस्लिम वोटर, लेकिन हिंदू वोटर्स के बीच के जो विखंडन है उसमें समीकरण बैठाते हुए, चूँकि उत्तर प्रदेश में फिर उस समय की राजनीति को अगर आप गौर करेंगे, मंडल वाली राजनीति का भी दौर आता है, उससे पहले दलित जो पैक्ट है उस सब का भी उभार होता है, और उन तमाम सीटों पर ओबीसी, दलित या फिर सवर्ण इस तरह के गठबंधनों के सहारे इस तरह के माफिया अंदर घुसे और उन्होंने एक अपनी जगह बनाई। उसमें जो मुख्तार अंसारी था उस पूरे हिस्से में उसके परिवार ने फिर शुरू किया। उसके भाई पहले से राजनेता रहा और अभी भी सांसद है। उसके बाद मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीतने शुरू किए, कभी इस पार्टी से, फिर बाद में वो बसपा पार्टी में भी शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी में, उससे उनको सहयोग मिला क्योंकि वो कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन बनता रहा। इस पूरे चक्कर में लगातार ठेकेदारी और तमाम के बीच में ब्रजेश सिंह का जो गैंग है उससे लगातार उनकी मुठभेड़ भी होती रही, और उस मुठभेड़ के बीच में लगातार उत्तरांचल, पूर्वांचल ने एक बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि एक बड़ा दौर देखा जिसमें कत्ल ही कत्ल थे और हर समय गोलियाँ और उस तरह की गाड़ियाँ। अब इसकी लाइफ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, लंबी गाड़ियाँ, लगभग 20-25 गाड़ियों का कारवां गुजरता था उस समय जब हम लखनऊ में रहते थे, और तमाम लोग, लखनऊ के तमाम लोग ये जानते थे कि कौन सा माफिया डॉन किस तरह की कारों में जाता है। सिर्फ एक नहीं, अगर आप लास्ट में 786 नंबर देखते हैं, सब गाड़ियों का नंबर 786 होगा और वो गाड़ियाँ सब एक रंग की होंगी, लगभग एक में एक दिखेगा, तो आपको एकदम कोई भी आदमी आपको बता देगा कि मुख्तार भाई जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपको बिना नंबर की गाड़ियों का मिलेगा तो अभय सिंह आ चुके हैं, उनका है। अलग अलग माफिया अलग अलग तरीके से उस वक्त एक दुनिया को जी रहा था, और राजनेताओं का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप उनकी दुनिया में नहीं था, वो बल्कि राजनेताओं के लिए ताकत का सामान बने हुए थे। और उनकी कभी उस समय के जो गठबंधनों की सरकारों में इनकी हैसियत कितनी होती थी, ये सिर्फ आप तभी समझ पाएंगे अगर आप उत्तर प्रदेश की उस समय की राजनीति को गौर करते हैं। मुझे याद है कि मुख्तार अंसारी के सामने जब ये आया, कृष्णानंद राय का आना, कृष्णानंद राय ने जिस तरह का एक क्लाउड पैदा किया और ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर इस पूरे इलाके से उखाड़ना शुरू किया। पार्टी भी उनको अच्छी मिली कि उनके पास अपनी वोट बैंक बढ़ी, और पूरा यूपी में एक बार को मुख्तार को लगा कि उसका वहाँ उस इलाके में जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, वो खत्म होगा। क्योंकि एक बात गौर करिए, हमेशा किसी भी माफिया ने कभी किसी दूसरे उभरते हुए आदमी को या बदमाश को 1 इंच भी जगह नहीं दी, या अपने प्रतिद्वंदी को, क्योंकि वो जानता है 1 इंच जगह देने का मतलब पूरा का पूरा साम्राज्य विध्वंस करा देना है। मुझे याद है कि जब मैं उसको मुख्तार को देखता था तो मुख्तार अंसारी का मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो उस वक्त भी वो अपनी साथ में राइफल लेकर, मतलब एक गन लेकर बैठते थे, और उसके साथ जितने लोग थे तो खेलने, भैया जी का निशाना बहुत तेज है, भैया जी उड़ती हुई चिड़िया गिरा देंगे, इस तरह की चीज़ें वहाँ होती थी। लेकिन ये एसपी, बीएसपी, निर्दलीय, फिर अपनी पार्टी, ये तमाम चीज़ें बनाई और अपने सियासी रसूख को मऊ सीट पर बनाए रखा। लेकिन उसके बाद जब हमने इस 29 नवंबर 2005 यानी मुख्तार अंसारी के कोशिश करने के बाद, मैं 2004 की बात कर रहा था जब आपने वो सुना कि किस तरह से वो खरीदना चाहता था LMG अपने दुश्मनों को उड़ाने के लिए। लेकिन कृष्णानंद राय जो उस समय विधायक हो चुके थे, उसके बाद गाजीपुर में जो मोहम्मदाबाद है इनका थाना, ST सीट नंबर इनकी 16B में मुख्तार का पूरा कच्चा चिट्ठा भी लिखा गया था। अगर मुख्तार की बात करें तो पहली बार मैंने जो बताया कि 1988 में 302 के एक मामले में पहला केस इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, और वो आज तक कोर्ट में है। मतलब आप सोचिए कि अगर उस केस की जांच हो गई होती, जो मैं लगातार, चूंकि आज मैं सिर्फ आपको कहानी नहीं, कोई उसके बारे में पूरी डिटेल्स के तौर पर नहीं, क्योंकि वो आप लगातार देख रहे हो, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस तरह के माफिया, इस तरह का क्रिमिनल एक इतनी बड़ी ताकत पे पहुंच गया कि उसके लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में आकर बहस करता है, और इसलिए ताकि उसको न ले जाया जा सके, उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं है, इस तरह के केस में डाल दिया जाता है कि उन्होंने जिसकी हत्या का उसमें षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया जाता है, उस परिवार वालों को पता ही नहीं कि ये शख्स कौन है। इस तरह की हालात हुई। हालांकि चूंकि अभी तक हमारे कानून में इस बात की कोई वो नहीं है कि वो जो झूठ बोलकर इस तरह की चीज़ें राजनीतिक अपने हक इस्तेमाल करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे उनसे निपटा जा सके, ये कमजोरी आपको लगातार दिखेगी। तो आपको मैं अगर ये कहूँ कि उसके बाद फिर वाराणसी कैंट से थाने में दूसरा हुआ, और अब ब्रजेश सिंह जो था उसकी त्रिभुवन सिंह के साथ हो गया। त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह जो है पूरी तरह से एक बड़ा गैंग बन गए। उसके भाई की फिर इसके भाई की त्रिभुवन सिंह की हत्या होती है, और उसमें फिर
मुख्तार अंसारी नामजद होता है। और इसके बाद फिर मुख्तार अंसारी के लिए हिस्ट्री शीट जो है बनती चली गई। फिर आप ये भूलने लगे कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने की ज़रूरत भी है नहीं, क्योंकि कोई भी वारदात होती थी मुख्तार अंसारी वारदात कर देता था और उसके बाद कोई लिखने वाला कोई इस तरह मिलता नहीं था। इसके बाद चंदौली थाने में हुआ, फिर 1996 में हत्या का मुकदमा हुआ, ये भी आज भी अंडर ट्रायल है। भेलूपुर वाला मामला था जिसमें 91 में, और अगर उसकी हिस्ट्री शीट आज भी 16B अगर आप देखेंगे तो उसके खिलाफ कितने मतलब 302 के 18 मामले हैं, हत्या के 10 मामले हैं, और टाडा, गैंगस्टर, NSA और मकोका तमाम चीज़ें दर्ज हो चुकी। दिल्ली में उनको मकोका में और उसमें टाडा उसमें केस में एक सज़ा भी हुई। और इसमें जो D5 मतलब जो डॉन था कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ये एक बनाया गया। फिर इसके बाद इसी गैंग का एक मेंबर पिछले साल मारा गया जो 1 लाख का, क्योंकि जब से सरकार आई है ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ की, कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ माफिया डॉन्स के खिलाफ जिस तरह का काम हुआ वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं अभी किसी और राजनीतिक बातों पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन्स का जो यूपी में था उस पर बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी ने जब उसकी हत्या की, कृष्णानंद राय की मतलब उसके आदमियों ने हत्या की, और मुन्ना बजरंगी को जब हत्या की गई तो उस वक्त बॉडी से ही जो वहाँ लोग मारे गए थे 7 लोग, उनमें 67 गोलियाँ निकाली गई, लगभग 500 गोलियाँ वहाँ चलाई गई, जो कि पूरी तरह से उस इलाके को थर्रा देने के लिए थी। क्योंकि कृष्णानंद ने, और ये जो बदमाशी या जो हत्या की गई वो इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी को शिकस्त दी थी, और मुख्तार ने फिर जब बड़ा झगड़ा शुरू हुआ था उसी वक्त, जो मैं आपको बता रहा था, लखनऊ से लौटते वक्त उसरी चट्टी पर इनके हमला भी हुआ मुख्तार पर। AK-47 में कहा जाता है कि अंधाधुन फायरिंग में जब AK-47 में ब्रजेश सिंह भी था, उसको भी गोली लगी थी। इसके बाद कृष्णा रान की चोटी जो है उसमें चोटी काटी गई थी, मुझे याद है, आपको भी याद है, जिसमें मुख्तार और अभय सिंह की बातचीत है, जिसमें उसमें मारने के बाद चोटी काट लेने का जिक्र आता है। अब मैं इस वक्त की बात करता हूँ, पिछले कुछ समय से योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदला। फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि मैं माफिया के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ माफिया ज़रूर, मतलब ऐसा नहीं है कि तमाम माफियाओं का ये बिल्कुल ही एकदम बदलाव आ गया हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा माफियाओं को उस वक्त हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, इन तमाम बड़े बड़े माफियाओं को अगर कहीं पहली बार राजनीतिक ताकत मिली थी तो उसमें कल्याण सिंह सरकार का जब दोबारा एक डिवीज़न हुआ, एक सरकार बनी, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी और वो टूटी, तो उसमें जीत के आए हुए राजा भैया या तमाम लोगों को जिस तरह की हैसियत मिली थी उस वक्त की, इस तरह की राजनीतिक हैसियत भी बाद में भी फिर कभी नहीं मिली थी जितनी उस समय दी गई थी। इस योगी सरकार के आने के बाद पहली बार इस तरह से दिखा कि राजनीतिक वर्चस्व तोड़ने से ज़्यादा उनकी आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश हुई, क्योंकि लगातार उनका साम्राज्य फैलता गया। अगर आप किसी भी डॉन को देखेंगे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इनका हर एक सरकार के आने पर इनके कुछ चीज़ों पर रोक क्या लगती थी कि इनकी स्वतंत्रता बाधित हो जाती थी कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने तो जेल के अंदर उनको ज़्यादा रियायतें मिल गई, उनको जेल के अंदर एक सुरक्षा मिल गई, सरकारी पैसे पर उनके किला चारों तरफ इतनी बड़ी एक किले की तरह सुरक्षा हो गई, और उसके बाद वो अंदर वो उनका खाना बनाने वाला रसोइया, उनका मसाजिया, वो तमाम लोग धीरे धीरे किसी ना किसी केस में जैसे ही भैया जी अंदर पहुंचते हैं तो उनके रसोइये और उनके वो तुरंत पहुंच जाते हैं। ये मतलब आंखों से दिखता हुआ, ये चाय में गिरी हुई मक्खी नहीं, ये मक्खियों की बनी हुई चाय है जिसको हम लोग लगातार पीते हैं। उस पूरे में आपको दिखेगा किस तरह से वो अंदर चला गया, वो किसी पुराने एक्सीडेंट में चला जाता है, किसी को धमकी देने में चला जाता है, और उसके बाद भैया जी का अंदर जेल के अंदर दरबार लगता है। जो उनके अपने लोग होते हैं, जो जेलर्स तक की हत्या हुई, यूपी में जेलर की भी हत्याएं हुई, लखनऊ जेल के बाहर हत्याएं हुई। इस तरह के बहुत सारी कहानियाँ, मतलब जब कभी इस पर हम लोग एक बातचीत करना शुरू करेंगे अलग से एक उसमें, तो मैं आपको ये सारी कहानियाँ भी बताऊँगा। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद जो मैंने पिछले अपने 20-25 साल के जो पत्रकारिता के कैरियर में, उसमें सबसे बड़ी चीज़ का बदलाव था कि उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ना, एक डर पैदा करना, जो इससे पहले, क्योंकि किसी भी गली में अगर आप निकल जाते थे, किसी भी शहर में इनका काफिला अगर गुजरता था तो उसके लिए कोई रेड लाइट नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ रेड लाइट उस समय लगी भी नहीं थी, अभी भी बहुत कम शहरों में है, लेकिन जो ट्रैफिक का सिस्टम होता था उसमें उनके लिए कोई बाधा नहीं होती थी। 2 मिनट भी आप किसी भीड़ में उनको रुके हुए नहीं देख सकते थे, उनके लिए रास्ता खाली हो जाता था। और जनता खुद इस बात पर, अगर आप देखेंगे कि कोई आदमी आ रहा है तो उसको रास्ता देती थी, या उसको बहुत सम्मान से, अरे भाई ठीक है क्या भैया, ठीक है, क्योंकि वो किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ था, किसी माफिया डॉन के साथ बैठता था, उठता था, या उनके साथ करीबी था। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह होता देख रहे हैं कि वो
अपने आप को किसी डॉन के साथ बताने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं, बहुत साल पहले हमने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनी, जिस तरह से अवैध संपत्तियां इकट्ठी की गई थी, उसको चिन्हित कर तोड़ने का काम पहली बार हुआ। यानी आपको आर्थिक तौर पर आपकी संपत्ति सीज की जाने लगी, आपको इकट्ठा किया गया और आपके जो रिश्तेदार हैं या जो भी उस केस में थे उन सबको पकड़ा गया। आप देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाई ने पिछले कुछ समय से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इधर नोएडा के कई बड़े जो गैंग थे, अनिल, उन तमाम गैंग्स के काफ़ी लोगों की संपत्तियों को सीज किया, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, उनके साथ इन्वॉल्व उनके रिलेटिव्स जिनके केस दर्ज थे उन सब को तोड़ा गया। तो ये एक डर पैदा हुआ। बिकरू कांड में जिस तरह से विकास दुबे का मतलब लाते वक्त एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को करीब से देखा है और ये देखा है कि उनके पास किसी माफिया डॉन से बड़ी संपत्तियां किस तरह इकट्ठा होती हैं। लेकिन इस पर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि आखिर फिर उनका हो क्या, क्योंकि ये तो सोसाइटी को करना होता है, इसमें बाहर के किसी आदमी की कोई भूमिका नहीं होती। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इस योगी सरकार, जो बंगाल में भी आकर, चूँकि बात बंगाल में ही हो गई तो हम वापस, जब उन्होंने कहा अपनी सभा में कि हम लोग उत्तर प्रदेश में या तो ऊपर चले गए, हम लोग चले गए या जेल के अंदर हैं, हम उसी तरह का काम यहाँ भी करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की घटनाएं ज़रूर हो रही, क्योंकि 23 करोड़ की आबादी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। और बाद में पुलिस अधिकारियों का एक सिस्टम है जो रिड्रेसल सिस्टम, जिसको मैं लेकर सवाल हमेशा उठते रहे हैं, उस तरह का है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को हम लोगों ने ये यूपी में आने से बचते हुए देखा। उससे पहले यूपी की जेलें सबसे ज़्यादा सुरक्षित अभयारण्य में बदल चुकी थी माफियाओं के लिए। योगी आदित्यनाथ की इस कामयाबी को मैं सिर्फ इसी के संदर्भ में कह रहा हूँ, माफिया डॉन्स, और वो भी जो कुछ खास माफिया डॉन्स हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा गया। और वो लोग आज भी, मुझे लगता है कि उनको ये याद रहेगा कि कोई सरकार ऐसी ज़रूर है, कोई मुख्यमंत्री ऐसा ज़रूर है जो इस तरह के आदेश सार्वजनिक तौर पर देता है कि अगर कोई परेशानी करता है, खड़ा होता है, तो अगर कोई मुठभेड़ होती है तो बचाने की बजाय किसी क्रिमिनल पर आप सीधे गोली चलाइए। इस तरह की बातें पहली बार हुई और यही कारण है कि विधायक होते हुए, यानी इतने राजनीतिक ताकत हासिल रखने वाले मुख्तार अंसारी को आप व्हील चेयर पर इस बात के लिए लड़ते देखते हैं कि उसको यूपी न लाया जाए। तो मुख्तार अंसारी पर मैंने कोई आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं दी हैं। मैंने सिर्फ उसको एक, चूँकि आज उसको यूपी ले जाया जा रहा है, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले लोग होंगे, और अभी भी यह है कि शायद वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा था जब हम बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले उस राजनीतिक लड़ाई को 2 महीने तक हमने सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर लड़ते देखा, जिसमें एक राज्य सरकार एक क्रिमिनल को, एक डॉन को इसलिए नहीं जाने देना चाहती है क्योंकि उसके साथ पता नहीं क्या रिश्ता होगा उसमें, और वो एक छोटे से पैटी क्राइम के नाम पर उसको वहाँ रोके हुए है, जिसकी कोई चार्जशीट भी नहीं होनी है। और उस जगह जहाँ कत्ल के कई मामले इंतजार कर रहे हों, 35 सालों को, 35-36 सालों से जिसका अपराध का ग्राफ ऊपर उठता रहा हो, उस क्रिमिनल को बचाने के लिए किस तरह की कोशिश की। मुख्तार अंसारी आपके लिए हिंदी फिल्मों के एक सही से किरदार में, जिसको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, लगता है कि हो सकता है। खैर, मैं पहली बार हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे, अगली बार मैं कुछ और अगर क्राइम पर आऊँगा, जब हम बातचीत करेंगे माफिया डॉन्स की उस पर, तब कुछ आपको इसके किस्से भी सुना सकता हूँ। लेकिन आज इस वक्त इतना ही। शैलेंद्र सिंह अब अपना कुछ और काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जब केस हटा तो एक छोटी सी बातचीत सुनी, क्योंकि मैं यहाँ बंगाल के चुनाव में हूँ तो लिहाजा उनसे बातचीत नहीं हुई कि वो रिलीव तो महसूस कर ही रहे होंगे, क्योंकि उनको जिस तरह से हटाया गया, केस लादा गया। आप सोचिए, जिसने माफिया डॉन पकड़ा हो, केस उस पर हो गया है। तो ये एक बड़ा, उस समय की राजनीति का एक बड़ा दौर था। इस पर बातचीत के लिए आज इतना ही, फिर बातचीत फिर कभी। नमस्कार।